बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम। नाज़रीन, अगर इस कौमी तराने के इस मिसरे के ऊपर अगर बख़ूबी नज़र डाली जाए तो इस पाक सरज़मीन का जो निज़ाम है और इसका जो भी क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम की हम जो बात करते हैं, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शोबे को ही उठा के देख लें जो कि हमारी अदलिया के हवाले से ताल्लुक़ रखता है। बताने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि अदलिया एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर कोई भी मीडिया एंकर पर्सन, कोई भी शख्स इसके ऊपर बात करने से हिचकिचा रहा होता है। यही वो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मुल्क खुदादाद के तमाम इदारे जो है वो आकर ख़ामोश हो जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर दुनिया के किसी भी मुल्क की अदलिया हो, जुडिशरी हो, उसके लिए जो इज़्ज़त और ताज़ीम होती है, वो इज़्ज़त और ताज़ीम हकीकतन इस किस्म के इदारों को देनी चाहिए। लेकिन अगर फेलियर्स की बात की जाए तो फेलियर्स भी हमारे सामने जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, ठीक है? ये तमाम की तमाम चीज़ें कि एक तरफ हम इंसाफ़ के मामले के अंदर 128वें नंबर पे जाके खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ मराद के अंदर हम छठे नंबर पे दिखाई दे रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि पिछले साढ़े 6 साल से पाकिस्तान के अंदर स्टक हूँ। और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि गुनाह कबीरा यहाँ पर समझा जाता है कि अदलिया की अगर किसी फेलियर्स को आप कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं या उसकी तरफ निशानदही कर रहे हैं, और जो कि पूरे के पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मेरा ख़्याल है कि हर शख्स की बड़ी अच्छी तरीके से ये बात नॉलेज के अंदर है कि पाकिस्तान के अदालती अहातों के अंदर या उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ आवर जुडिशरी, के क्या मामलात इस वक्त अंडरगोइंग हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये हमारी अदलियाँ हैं जहाँ पर आपको 1950 के स्टैम्प पेपर सिटी कोर्ट कराची के अंदर आपको सेल होते हुए आमतौर पर दिखाई देते हैं। इसी तरीके से मलिक कोर्ट में चले जाएँ और दीगर कोर्ट्स जितनी भी हैं, जहाँ पर ये गोरख धंधे जो है साल से जारी हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक बताया जाता है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, ये गोरख धंधे जो हैं, हमारी अदालतों में बैठे हुए लोग जो है वो इसको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर किए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इस मुल्क के खुदादाद के अंदर क्या ये रियासत है? और अगर ये रियासत है तो इस मुल्क के सदर पाकिस्तान को क्या दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जब हम बैकडेट के स्टैम्प पेपर को सेल आउट करते हैं, जब हम वहाँ पर रिटायर्ड जजों को ऐसी कंपनियां लॉन्च करने की इजाज़त दे देते हैं, जिस तरीके से परफेक्ट कोरियर जो कि जाली रसीदों का कारोबार सिटी कोर्ट कराची के अंदर जारी व सारी है, जिसका एक एविडेंस मेरे पास भी मौजूद है कि मेरी मरी हुई माँ को ज़िंदा किया गया इन्हीं अदालती अहातों के अंदर बैठ के, या विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ आवर जुडिशरी अगर बात की जाए, तो ये सारे के सारे गोरख धंधे हमारी अदालतों के अंदर हो रहे हैं, जिसके ऊपर शायद कोई चैनल बात करना नहीं चाहता, शायद इस मुल्क का मीडिया या इस मुल्क के एंकर्स हजरात जो हैं वो बात करना नहीं चाहते। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कुछ हॉट टॉपिक्स जो इस वक्त जारी व सारी हैं पाकिस्तान के अंदर के, इमरान खान साहब ने कहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया या कहीं पर अदलिया की तजलील कर दी। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, तो बताता चलूँ कि तकरीबन कोई 21 से 22 ममालिक मैंने दुनिया के अंदर विज़िट किए हैं। पूरा यूरोपीय यूनियन में बाय रोड ट्रैवल कर चुका हूँ, अफ्रीका ट्रैवल किया, एशिया ट्रैवल किया। इसके साथ-साथ जो बुनियादी तौर पर बताने का मकसद है वो ये है कि मुमलिकत खुदादाद का जो जो निज़ाम है, वो निज़ाम मैंने इससे पहले मेरा ख़्याल है कि 21-22 कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ का भी अगर ज़िक्र किया जाए तो वहाँ पर भी शायद इस किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है कि अदालती अहातों के अंदर और पूरे के पूरे मुल्क की नॉलेज के अंदर है। इस हवाले से अगर वीडियोज़ वगैरह भी मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, और बदकिस्मती सिर्फ़ इस बात की है कि ये हमारे इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर एक शख्स है जो पिछले साढ़े 6 सालों से सिर्फ़ इस तरफ तवज्जा इस रियासत को दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वाला, ये जो हमारी अदालती अहातों के अंदर जो हमने ये सिलसिला जारी किया हुआ है, हम बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स यहाँ पे सेल आउट कराते हैं। पूरी की पूरी कौम को, जैसा कि मैंने बताया कि इसका अंदाज़ा है, बखूबी अंदाज़ा है। तो लिहाजा एविडेंस वाले अगर मरहले पे चले जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी अंडरस्टूड हैं
کہ اس کے اندر کوئی ایویڈنس کی ہمیں خاص ضرورت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ مزید اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے اپنے پروگرامز کے اندر کہ میں خود وکٹم ہوں اس پاکستان، اپنے ہی وطن کے اندر، اپنے ہی دیش کے اندر۔ آج تقریباً 6.5 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اگر ایک کیس پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہو جائے تو وہ بدقسمتی سے 50 سالوں کے اندر بھی ختم ہونے سے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جو کیسز ہوتے ہیں اس قسم کے، جو فیک جوڈیشل ٹرائل جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جب ورک اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایک وقت میں جا کے ان فائلوں کی جو ردی اس کو کہیں گے، یا کیونکہ دنیا کی کسی عدالت میں جو کیسز بنتے نہیں ہیں وہ پاکستان کے اندر کریشن کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میرا خیال ہے کہ میری والدہ محترمہ کا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو کینیڈا کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، برٹش کولمبیا کے اندر، اور ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا وہ ہماری عدالت کے ایک کیس کے اندر وہ سبمٹ ہو گیا 2017 کے اندر، اور 2019 کے اندر عدالت کے اندر بیٹھی ہوئی ایک ریٹائرڈ جج کی کمپنی اس کو زندہ قرار دے دیتی ہے، اور اس کے بعد متعلقہ عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب والا یہ ہماری پوزیشن ہے اس وقت، ہم جو عدالتی احاطوں کے اندر جو بھی ہمارے پاس کام ہو رہے ہیں یہ اس کے ایویڈنسز ہیں کہ اس نے میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا۔ یاد رہے کہ یہی وہ کمپنی ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، پرفیکٹ کوریئر، جس کے آنر جو ہے ریٹائرڈ جج ہیں۔ ان کے جو گورکھ دھندے ہیں وہ سالہ سال سے جاری و ساری ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میرا اتفاق ہوا ادھر کورٹ میں جانے کے حوالے سے، تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا تو اس کمپنی کا نام چینج کر دیا گیا، ECL کر دیا گیا پرفیکٹ کوریئر سے، اور اس کے اوپر وہی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، صرف سافٹ ویئر تبدیل کر دیا گیا، بینر تبدیل کر دیا گیا، آنرشپ وہی ہے، مینجمنٹ وہی کی وہی بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی سٹی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بحیثیت قوم ہم عدلیہ کی عزت اور تعظیم کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ، اور اس ملک کے خداداد کے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں، جتنے بھی ہمارے ایسے اسکلفل لوگ ہیں جو ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آج تک یہ سوال سامنے آتے نہیں دیکھا اس 24 کروڑ کے ملک کے اندر کہ جہاں پر اس بات کو ریز کیا جاتا ہو کہ جناب والا یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہماری عدالتی احاطوں کے اندر ہو رہی ہیں، بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپرز کا سیل آؤٹ ہونا، اسی طریقے سے پرفیکٹ کوریئر کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جعلی گواہان کا وہاں پہ کھڑا ہونا، 500 سے لے کے 5000 روپے کے اندر جعلی گواہ مل جاتے ہیں، اور ہم پوری کی پوری قوم جو ہے وہ عزت اور تعظیم کی عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بے شک ہمیں عزت اور تعظیم دینی چاہیے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن اگر کہیں پر کوئی فیلیئرز ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک بحیثیت سٹیزن کے وہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا، آپ کو بتانا اس ریاست کو، وہ بہت امپورٹنٹ ایک کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی سلسلے میں جو اس 24 کروڑ کے ملک کے اندر میرا خیال ہے کہ، اور ہمارے مختلف یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریاست کے اداروں سے ہو، کوئی بھی شخص 2019 سے میں اس بات کو کنٹینیوسلی ود ایویڈنس سوشل میڈیا کے اوپر بھی، یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرامز آلریڈی موجود ہیں جن کے اندر میں یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ کا نمبر 128ویں نمبر پہ کیوں آتا ہے، اس کا ریزن بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ ریزن ہمارے پاس بنیادی طور پر جو موجود ہے وہ یہی کرپشن ہے۔ 21 سے 22 لاکھ کیسز اس وقت زیر التوا ہیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر، اور رینکنگ کے اندر 128 اور چھٹے نمبر پہ ہمارا آنا، یہ اس بات کا ایک ڈائریکٹلی اور ایک نشان ہے، ایک علامتی نشان ہے کہ ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر اور ان تمام جو فیلیئرز ہیں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے، میں یہ تمام کی تمام چیزیں اس قوم کی عدالت کے اندر لے جا کے رکھ رہا ہوں۔ آج پھر تمام چیزیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہیں۔ یہ بیان تو ہم سنتے آ رہے ہیں اور بالکل حقیقت ہے کہ قوم کا سرمایہ ہے۔ میں خود بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں جو ریمیٹنس کیا کرتا تھا وہ 2 سے 2,500 یورو ہفتہ یا 10 دن کے اندر پاکستان میں بھیجا کرتا تھا، جس سے پاکستان کو زر مبادلہ کی شکل میں بہت خطیر اماؤنٹ ملتی تھی۔
इसी तरीके से अगर देख लिया जाए तो अभी कल की जो रिपोर्ट है कि जनाब इमरान खान साहब ने पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, हमारे कप्तान, उन्होंने कोई 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, जो कि जिसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो दुनिया भर के अंदर बैठे हुए हैं, अमेरिका में, यूरोप में। मेरा खुद यूरोप से ताल्लुक़ रहा और वहीं पे मेरा घर है, बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा स्पेशल नीड का है। पाकिस्तान के अंदर अपनी वालदा मोहतरमा का एक इलाज कराने के लिए, एक ऑपरेशन कराने के लिए आया था 15 दिन से 1 माह के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये मामलात स्टार्ट हो गए और अदलिया के अंदर एक फ़ेक जुडिशल ट्रायल जो है वो इंटर हो गया, जिसके रीज़न्स मैंने आपको बताए कि रीज़न्स उसके क्या हैं। लिहाजा मैं ये पूरी की पूरी कौम से और बिलखसूस ये जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इनके अंदर मैं इस बात को सर्कुलेट करना चाहता हूँ कि आई हैव ऑब्जेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ दैट वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन अवर जुडिशरी और जुडिशरीज, जो भी कुछ मामलात यहाँ पे ये चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं कंटिन्यू बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्शन निकालता आ रहा हूँ और ये बताता आ रहा हूँ कि जनाब वाला ये जो केसेस हम लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, 21 से 22 लाख केसेस यहाँ पर इस वक्त पेंडिंग का शिकार हैं। और एक और अंदाजे के मुताबिक अगर एक चीज़ आपको और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि अभी मेरी हमारे एक वकील से बातचीत हो रही थी, तो इत्तेफाक से मैं अदालत के अंदर गया हुआ था, सिटी कोर्ट कराची की ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल सिर्फ़ और सिर्फ निकलवाई है, तो पता चला कि उसका 5 किलो 800 ग्राम उसका वज़न हो चुका है और इट्स अ थिक फाइल, बहुत हैवी थी। और बताने का मकसद ये है कि जब वकील साहब से मैंने कहा कि जनाब वाला ये तो दुनिया की किसी अदालत में केस बनता ही नहीं था, ये तो यहाँ पर जो रिटायर्ड जज की कंपनियाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने इसको क्रिएट करवाया, इसकी क्रिएशन करी, जाली रसीदें बना कर दी, जिसकी बिहाफ के ऊपर ये केस 1856/2016 जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी अदालत के अंदर एडमिसिबल हुआ और उसके बाद ये जारी और सारी है, इसका वज़न बढ़ता जा रहा है। तो वकील साहब का रिप्लाई जो था, जो एक लॉयर हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने बताया कि लंगर के शोएब भाई, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 1953 का एक केस चल रहा था और आप यकीन जाने कि जो उसकी फ़ाइलें थी वो ट्रॉली के ऊपर रख के लाई गई हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर क्या कोई एंकर हज़रात वाकई इस मुल्क के मसले मसाइल को हल करने की तरफ उनकी तवज्जो है? क्या इस मुल्क के खुदादाद के जो सदर पाकिस्तान हैं या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, क्या किसी की नॉलेज में ये बात हरगिज़ नहीं है कि हमारी अदालती अहातों के अंदर जो ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं, इसकी कोई रोकथाम की जाए? इस हवाले से मैं बेशतर अपने प्रोग्राम्स के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन ये रियासत पिछले 6.5 साल से ना ही इस रियासत ने कोई आवाज़ उसको सुनाई देती है, ना ही इसके मीडिया और चैनल्स को कोई बात सुनाई देती है। बताने का मकसद ये है कि मैं 6.5 सालों से तो इस जुडिशल मैटर की वजह से, जो कि एक फ़ेक बुनियादों के ऊपर ताल्लुक़ रखता है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं मुमलिकत खुदादाद के अंदर बताता आ रहा हूँ। देखें, एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये हमारी रियासत का एटीट्यूड होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वक्त आएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क से अपना हाथ को उठा लेंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पर आने के बाद इस हद तक बज़्ज़न हो चुका हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर यहाँ से जाने के लिए बेकरार हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों के पास जा सकूँ, अपने घर वापस जा सकूँ। और जिसकी एक ब्लेंडर मिसाल जो है वो हमारी अदलिया की वो काविशें हैं, वो मेहनतें हैं जो नेगेटिव वे के ऊपर जाके की गई हैं। पॉजिटिव वे के ऊपर अगर कोई चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, तो जो मुल्क का मुहिब वतन होता है उसी को गद्दार वतन यहाँ पे करार दे दिया जाता है। यही मेरे आज के छोटे से इस प्रोग्राम का मकसद था कि खुदारा इन तमाम चीज़ों को, और जितने भी इस मुल्क के खुदादाद के अंदर हमारे इदारे मौजूद हैं, जितने भी मीडिया एंकर हजरात मौजूद हैं, इन 10 ग्रुपों के अंदर जो कि मेरे पास मौजूद हैं, उनके अंदर अगर 200 बंदे भी अगर होते हैं तो 2000 बंदे ये इस न्यूज़ को उनके पास पास ऑन हो रही है। उसके बाद जो है ये तमाम के तमाम लोग सुनने के बाद और देखने के बाद भी अदलिया का इस मैटर को एक आम इंसान की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो एलिट क्लास के हमारे यहाँ लोग हैं, उनके केसेस बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी
जो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालिदा मोहतरमा का एक ऑपरेशन कराने के लिए आया था, आज भी 6.5 साल के बाद वो इस रियासत में दुहाइयाँ दे रहा है कि खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर इसका सही मानों में तर्जुमा किया जाए तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो एक यजीदियत का माहौल है। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, यहाँ पे जो यजीदियत ज़्यादा जो निज़ाम है, खुदारा इस निज़ाम की तरफ हमें तवज्जो देने की बड़ी अशद ज़रूरत है। फौरी तौर पर मैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, फॉरेन मिनिस्टर जो इस वक्त बने हुए हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब वाला अदलिया की तरफ और इस केस की तरफ ज़रा नज़र षानी कीजिए। बसूरत दीगर अब वो वक्त भी दूर नहीं है कि जहाँ पर जो लीबिया का अंदर लोगों का हशर, मुअम्मर कज़ाफ़ी का हशर किया गया, यहाँ पर भी कोई ऐसी ही सूरत हाल दिखाई होती हुई सूरत हाल क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, हम सब देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के हवाले से अगर देख लिया जाए, इसी तरीके से अगर जो यहाँ पर फंडिंग के फॉरेन फंडिंग की बात की जाए तो अभी भी इमरान खान साहब ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए इस सरजमीन के लिए वसूल किए हैं, जो कि सैलाब ज़दगान के ऊपर यूटिलाइज़ किए जाने हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम का सरमाया तो हैं, लेकिन हम उनको ट्रीट किस तरीके से कर रहे हैं, यही इस प्रोग्राम का बुनियादी तौर पर मकसद है। लिहाजा क्या इस मुल्क के खुदादाद के अंदर हमारे जितने भी हाई ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों इस अहम इशू के ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता? क्यों इस मुल्क के जो एंकर्स हजरात हैं वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है? क्यों इतने खौफजदा हैं? क्योंकि यहाँ पर बदकिस्मती एक ये भी रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अदलिया के मुताल्लिक आप कोई बात करते हैं और कोई पॉइंट अगर रेस करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको ही लापता कर दिया जाता है। मैं अपनी फ़िक्र इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी अगर जान भी इस मुआशरे के लिए या इस मुल्क के लिए चली जाए, क्योंकि बचा कुछ है ही नहीं। इस मुल्क में आने के बाद कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि एक 4-4.5 करोड़ के घर की फ़ाइल तक मेरे पास मौजूद नहीं है। गाड़ी थी वो चोरी कर दी गई, जिस पे पुलिस कहती है कि जी ये गाड़ी मैंने खुद सेल आउट की है, जो जबकि मेरे पास जिन लोगों ने चोरी की उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, उनकी और मज़ीद एफ़आईआरें मौजूद हैं, लेकिन अदालतें यहाँ पर बेल देने से दरेग नहीं करती। किसी भी किस्म का मामला हो, अदालतों से बेल मिल जाती है। तो बताया ये जाता है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो चोरों और करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जबकि एक मज़लूम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। यही जुल्म एक मेरे साथ भी रोनुमा हो चुका है। 6.5 सालों से इसी अज़ाब के अंदर मैं मुब्तला हूँ। इस मुल्क के खुदादाद में आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती की मानिंद मुझे सारी की सारी सूरत हाल दिखाई दे रही है, और इससे फरारी का रास्ता कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की अदलिया के मुतालिक अगर मज़ीद हम बात करें तो अदलिया बेसिकली इज़्ज़त और ताज़ीम का एक निशान होती है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया का जो निशान है वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी के उसके अंदाज़ देखकर मुझे आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी इज़्ज़त और ताज़ीम किस तरीके से होनी चाहिए और हम किस तरीके से इसको इज़्ज़त और ताज़ीम दे रहे हैं। बिल्कुल नेगेटिव और गलत पहलुओं पे जाके हम इसको इज़्ज़त और ताज़ीम दे रहे हैं, जबकि हमारे सामने वो इश्यूज़ भी मौजूद हैं कि जो दुनिया के अंदर शायद इस किस्म के मामलात नहीं देखे जाते। कहीं पर किसी अदालत के अंदर बैठकर किसी भी मरे हुए लोगों को ज़िंदा नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से यहाँ पर अदालतों के अंदर जो ये बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स, जाली रसीदों का सिलसिला और ये जो जाली गवाहान वहाँ पे खड़े किए जाते हैं, जो कि रीज़न बन चुके हैं 21 से 22 लाख केसेस का, कितने ठीक हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया जाए। मैं मुल्क के तमाम मीडिया चैनल से, एंकर्स हजरात से और सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, जिसमें प्रिंट मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें पाक आर्मी के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें हर तबके के लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि बराए करम इस मसले के ऊपर, इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये एक रियासत को हम बता रहे हैं कि जनाब वाला ये जो ब्लेंडर्स हैं इनको सबसे पहले स्टॉप करें, ताकि इस हकीकी मानों के अंदर
عدلیہ کو عزت اور تعظیم دی جا سکتی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے اپنی ڈیٹیلز کو لے کے چلتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں تمام کی تمام صورتحال جو اپ ٹو ڈیٹ اس کو کرتا رہوں گا۔ اپنے کیس کے حوالے سے بھی اب اس محاذ کے اوپر میں کھڑا ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر ہر ایک شخص، چاہے وہ سیلاب زدگان سے تعلق رکھتا ہو یا ایک عام انسان ہو، وہ کھڑا ضرور ہو چکا ہے، چاہے وہ الیکٹرک کے ایشوز کے اوپر کھڑا ہو رہا ہو، چاہے وہ پانی کے حوالے سے کھڑا ہو رہا ہو، چاہے وہ پولیس کے نظام کے حوالے سے کھڑا ہو رہا ہو، یا ہماری عدلیہ کے حوالے سے کھڑا ہو رہا ہو۔ تو لوگوں نے اپنی آوازیں ریز کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ پاکستان کے اندر شاید ایم کیو ایم کا جو نام ہے وہ ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک دور تھا ایم کیو ایم کا جب ان کے کسی بھی کارکن سے بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ آج ایم پی اے غلام جیلانی صاحب کو ہراس کیا گیا۔ 2-4 دن پہلے کا جو ایک واقعہ ہے، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سوراخ گوٹ کے اوپر کچھ مارا گیا جو کہ ان کے رہنما تھے یا ان کے پولیٹیکل ورکر تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک سندھ کے اندر ایک عام ہاری بھی آواز اپنی بلند کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اس ملک خداداد کو اوپر کی طرف اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام کی تمام یہ ناانصافیوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کر کے ہی ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے اگلے پروگرام کے اندر مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ راؤ محمد شعیب کا آپ سب کو سلام ہو، ایک اوورسیز پاکستانی کا، دی وائس آف اوورسیز پاکستانی۔ آج سے میں پھر دوبارہ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے اندر تمام کی تمام ڈیٹیلز اس ریاست کے اندر اس کے تمام کے تمام لوگوں کو اس عوام کی عدالت کے اندر یہ اپنا کیس جو ہے یہ لے جا کے میں رکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔